नमस्कार साथियों, वेलकम टू लर्नी जी। आज के इस वीडियो में हम जिस सीरीज की चर्चा करेंगे वो है प्रीवियस ईयर जीके क्वेश्चन सीरीज। और इस सीरीज के अंतर्गत जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण सीरीज है, उस सीरीज के अंतर्गत जो आज का हमारा टॉपिक है वो है एसएससी सीजीएल 2019, जो एग्जाम 3 मार्च 2020 से और फर्दर कंडक्ट कराया गया था। तो उसके अंतर्गत 3 मार्च का जो एग्जाम था उसकी थर्ड शिफ्ट का जो है हम आज एनालिसिस करेंगे और उसमें कौन-कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं, किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं, किस सेक्शन से कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं, सभी विस्तृत रूप से चर्चा आज के इस वीडियो में हम करेंगे। 3 मार्च के ये थर्ड शिफ्ट है। इसके पहले 2 शिफ्ट का एग्जाम जो हुआ था वो हमने वीडियो के रूप में, वीडियो फॉर्मेट में विस्तृत वर्णन जो है वीडियो के माध्यम से बताया है। अगर आपने पिछले वीडियोस को मिस किया है तो जरूर देखिए, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण सीरीज होने वाली है। किसी भी सीरीज का कोई भी क्वेश्चन मिस नहीं होना चाहिए, क्योंकि आगे जो भी एग्जाम्स होंगे उसमें ये बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्ध होने वाला है। आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, और अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को अन्य लोगों तक शेयर भी कीजिए। पहला क्वेश्चन है, कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट को सामान्यतः किस रूप में जाना जाता है? ऑप्शंस हैं कांच, एस्बेस्टस, जिप्सम, चूना पत्थर। तो कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट, तो इसका जो फॉर्मूला बनता है वो है CaSO4.2H2O। तो CaSO4.2H2O जो फॉर्मूला होता है वो होता है जिप्सम का। तो इसका जो सही आंसर है वो है जिप्सम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक अश्व शक्ति लगभग कितने वॉट्स के बराबर होता है? तो एक अश्व शक्ति कितने वॉट्स के बराबर होता है? एक कॉमन सा क्वेश्चन है, साइंस के स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है। तो यहाँ पर जो जीके का जो साइंस का सेक्शन है उसमें जो 2 क्वेश्चंस आए हैं वो बहुत ही इजी क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो इससे आप ये भी अंदाजा लगा सकते हैं कि कब और कैसा क्वेश्चन जो है पूछा जाता है, और उसको पूछने का जो तरीका होता है वो कैसा होता है। तो यहाँ पर सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया कि एक अश्व शक्ति लगभग किसके बराबर होता है, इसको हॉर्स पावर भी बोलते हैं। तो एक हॉर्स पावर 746 वॉट के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइंस का ही है, निम्न में से क्या मस्तिष्क का भाग नहीं है? तो यहाँ पर ऑप्शंस जो दिए गए हैं इसमें से आपको बताना है कि मस्तिष्क का भाग कौन नहीं है। हमारे आंसर देने से पहले आपको लगभग कुछ सेकंड का समय मिल जाता है हमारे क्वेश्चंस और ऑप्शंस देने के बीच में। तो आप इसका आंसर मन में गेस भी कर सकते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता भी सकते हैं, और जिससे आपको अपना जो तैयारी चल रही है आपकी उसको एनालाइज करने में मदद मिलेगी कि आपका जो तैयारी का लेवल है वो कहाँ चल रहा है। तो इसका जो सही आंसर है वो है कर्णपाली। कर्णपाली जो है ये मस्तिष्क का भाग नहीं है। इसके अलावा जो थैलमस, मज्जा और पांस जो है ये मस्तिष्क का भाग हैं। थैलमस की अगर बात करें ये कहाँ पर स्थित होता है, तो मनुष्य का जो मस्तिष्क है इसमें प्रमस्तिष्क और मध्य मस्तिष्क के बीच में यह स्थित होता है थैलमस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कान के पर्दों के दोनों ओर के दबाव को बराबर करने में कौन सहायता करता है? ऑप्शंस आपके सामने रखे हुए हैं, कौन कौन से ऑप्शंस पूछे गए हैं। तो यहाँ पर जो भी ऑप्शंस मौजूद हैं इनमें से कौन जो है वो कान के पर्दों को दोनों ओर से दबाव को, जो इंटरनल दबाव और जो एक्सटर्नल दबाव है, इनको बराबर करने में, जिससे पर्दा जो है वो स्थिर अवस्था में बना रहता है, कौन सहायता करता है? तो इसका जो सही आंसर है वो है कबुकर्णी नालिका। जो कबुकर्णी नालिका है ये कान के जो पर्दे हैं उनको दोनों ओर से दबाव को बराबर रखती है और कान के पर्दे को स्थिर रखती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन एक प्रसिद्ध कव्वाली गायक या गायिका थे या थी? ऑप्शंस यहाँ पर हैं, इन ऑप्शंस में बताना है कि कव्वाली गायक कौन सा है। यहाँ पर जितने भी ऑप्शंस दिए गए सभी गायकी से संबंधित हैं, लेकिन यहाँ पर गायकी में भी कई चीजें होती हैं, कव्वाली, गजल और जो सिंपल से सॉन्ग होते हैं या फिर सूफी सॉन्ग होते हैं। तो बात यहाँ पर कव्वाली की हो रही है, तो कव्वाली के यहाँ पर गायक कौन है या गायिका कौन है? तो इसका जो सही आंसर है वो है नुसरत फतेह अली खान। नुसरत फतेह अली खान जो है इनका जो गाने का जो क्षेत्र है वो कव्वाली है। बात करेंगे बड़े गुलाम अली खान की, तो ये एक गजल गायक हैं और इनका जो संबंध है वो पटियाला घराने से है। जो बड़े गुलाम अली खान है इनका जो संबंध है वो पटियाला घराने से है। नाजिया हसन ये भी एक सिंगर हैं और ये सिंपल से गाने गाती हैं। बात करेंगे बेगम अख्तर की, तो बेगम अख्तर को मल्लिका या गजल के नाम से भी जाना जाता
है। इट मीन्स ये भी गजल गायक हैं। अगर बात करें मल्लिकाए गजल या बेगम अख्तर की, इनका जो गाने का क्षेत्र है वो है गजल और ठुमरी। गजल और ठुमरी बेगम अख्तर के द्वारा गाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनवरी 2020 तक किस देश ने स्वतंत्र रूप से मानव को अंतरिक्ष में नहीं भेजा था? ऑप्शंस यहाँ पर दिए हुए हैं और इन ऑप्शन से निश्चित हो जाता है कि यहाँ पे भारत का नाम है, तो भारत ने स्वतंत्र रूप से अभी तक मानव को अंतरिक्ष में नहीं भेजा है। हालांकि कुछ भारतीय मूल के जो वैज्ञानिक हैं वो अंतरिक्ष में गए हैं, जिनमें सबसे पहला नाम राकेश शर्मा जी का आता है। राकेश शर्मा, कल्पना चावला, सुनीता विलियम्स, इन्होंने अंतरिक्ष यात्रा की हुई है, लेकिन ये भारत को इन्होंने रिप्रेजेंट किया है, लेकिन भारत की ओर से ये नहीं गए हैं। तो यहाँ पर बात हो रही स्वतंत्र रूप से मानव को भेजने की, तो स्वतंत्र रूप से भारत ने अभी तक कोई भी अंतरिक्ष प्रोग्राम लॉन्च नहीं किया है। अभी तक भारत जो है उसने चंद्रमा पर अपने मिशन भेजे हैं, लेकिन चंद्रमा पर मानव को अभी तक भेजने में भारत सफलता प्राप्त नहीं की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर कुछ रिक्त स्थान दिया हुआ है और ऑप्शंस भी दिए हुए हैं कि इनमें से किनकी जयंती को प्रतिवर्ष अंतरराष्ट्रीय नर्स दिवस के रूप में मनाया जाता है। यहाँ पर इसको अंतरराष्ट्रीय परिचारिका दिवस के रूप में भी बोल सकते हैं, क्योंकि नर्स को हिंदी में परिचारिका कहा जाता है। तो अंतरराष्ट्रीय परिचारिका दिवस या फिर अंतरराष्ट्रीय नर्स दिवस के रूप में किसकी जयंती को मनाया जाता है, ऑप्शंस दिए हुए हैं यहाँ पर। तो इसका जो सही आंसर है वो है फ्लोरेंस नाइटिंगेल। फ्लोरेंस नाइटिंगेल की जो जयंती होती है इसको प्रतिवर्ष अंतरराष्ट्रीय नर्स दिवस के रूप में मनाया जाता है। बात करेंगे फ्लोरेंस नाइटिंगेल की, तो इनको द लेडी विद लैंप की उपाधि से भी सम्मानित किया गया है। इनको लेडी विद लैंप के नाम से भी जानते हैं। इनका जन्म इटली के फ्लोरेंस नामक शहर में हुआ था। बात करें इनकी मृत्यु की, तो इनकी मृत्यु जो है वो यूनाइटेड किंगडम के लंदन शहर में हुई थी। मदर टेरेसा जो थी, ये एक इनको भी अभी संत की उपाधि दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्थव्यवस्थाओं में सभी उत्पादक संसाधन सरकार के स्वामित्व और नियंत्रण में होते, तो ऐसी अर्थव्यवस्थाओं को क्या कहा जाता है? ऑप्शन यहाँ पर दिए हुए, पूंजीवादी, मिश्रित, दोहरी या फिर समाजवादी। तो कौन सी अर्थव्यवस्था जहां पर सभी उत्पाद या जो संसाधन है वो सरकार के स्वामित्व और नियंत्रण में होते हैं, तो ऐसी जो अर्थव्यवस्था होती है उसको समाजवादी अर्थव्यवस्था कहा जाता है। समाजवादी अर्थव्यवस्था में जो सभी उत्पादक और संसाधन है ये पब्लिक सेक्टर के हाथ में होते हैं। यहाँ पर सरकार और पब्लिक सेक्टर की बात हुई, तो जब पब्लिक सेक्टर के हाथ में स्वामित्व नियंत्रण होता है तो उसको समाजवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं। समाजवादी अर्थव्यवस्था पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की जस्ट अपोजिट होती है। यहाँ पर पूंजीवादी में जो पूंजीपति होते हैं या फिर प्राइवेट सेक्टर होता है वहां पर नियंत्रण ज्यादा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारत के आर्थिक सर्वेक्षण को प्रकाशित करता है? भारत के आर्थिक सर्वेक्षण को प्रकाशित करने वाली जो संस्था है वो कौन सी? यहाँ पर ऑप्शंस दिए हुए हैं। सभी एक वित्तीय संस्था ही है, लेकिन कौन सा जो है संस्था आर्थिक सर्वेक्षण को प्रकाशित करती है, तो आर्थिक सर्वेक्षण वित्त मंत्रालय द्वारा प्रकाशित किए जाते हैं। जो भी इकोनॉमिकल जो सर्वे हुए हैं वो वित्त मंत्रालय ही प्रकाशित करता है। नेक्स्ट है, भारत के अंतर्गत जो गुप्त वंश था उसके अंतिम स्वीकृत सम्राट कौन थे? गुप्त डायनेस्टी जो थी उसके अंतिम स्वीकृत सम्राट, स्वीकृत का मतलब जिसमें सभी इतिहासकार एग्री होते हैं, क्योंकि इतिहासकारों में बहुत ही मतभेद होते हैं। और तो जो स्वीकृत सम्राट था गुप्त वंश का अंतिम, वो कौन था? वो था विष्णु गुप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुप्त शासन से ही संबंधित है और अगर हम ये बात करें तो ये प्राचीन भारत की बात है। तो यहाँ पर आपको ये भी साथ में देखते हुए चलना है कि किस सेक्शन से कितने क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं और कैसा क्वेश्चन पूछा जाता है, कितना डीप क्वेश्चन पूछा जाता है, ये सभी आप इस वीडियो के माध्यम से एनालाइज कर सकते हैं। तो इस वीडियो को कोशिश कीजिए लास्ट तक देखिए, क्योंकि सभी क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है और क्वेश्चंस अगले एग्जाम्स में रिपीट भी होते हैं। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है कि सारे क्वेश्चंस आपको पता होने चाहिए और कोई भी क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन गुप्त शासक से ही है। गुप्त शासकों ने एक जुर्माना लगाया था या फिर एक प्रकार का कर लगाया था, ये उनसे लिया जाता था जो किसान हल रखते थे। तो इस कर को किस नाम से जाना जाता था? ऑप्शंस यहाँ पर दिए हुए हैं कि सभी किसी न किसी प्रकार के कर हैं। एक ऑप्शन आपका यहाँ पर कर दिया हुआ है, तो मीन्स नॉर्मल टैक्स था ये, या फिर इसका कोई नाम था। तो इसका जो नाम था वो था हलिफ कर। हलिफ कर जो था ये गुप्त शासकों ने
हल रखने वाले किसानों से भुगतान किया जाने वाला एक प्रकार का कर था। तो इसको किस नाम से जानते थे? हलिफ कर। नेक्स्ट है, हर्यक वंश से मगध के पहले शासक कौन थे? क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है और इसको घुमा करके पूछा गया है। यहाँ पर बात हो रही है मगध साम्राज्य के अंतर्गत आने वाले हर्यक वंश, और हर्यक वंश का पहला शासक पूछा है। इस क्वेश्चन को सिंपल वे में हर्यक वंश का संस्थापक भी पूछ सकते थे, लेकिन इस क्वेश्चन को जो लिखा गया है उसको पूछने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंस है कि हर्यक वंश से मगध के पहले शासक कौन थे। क्वेश्चन डिफरेंस है, लेकिन कहने का मतलब इसका सिंपल सा ये है कि हर्यक वंश का संस्थापक कौन था या पहला शासक कौन था। तो हर्यक वंश का जो पहला शासक था वो बिंबिसार था। बिंबिसार ने हर्यक वंश की स्थापना की थी, और हर्यक वंश जो है मगध शासन के अंतर्गत ही आता था। नेक्स्ट है, रंगीन तामचीनी वाले आभूषणों में खांचों या उत्कीर्णों पर लेपन करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? ये एक प्रकार की कला है। यहाँ पर सारे जो ऑप्शंस दिए हुए कला से संबंधित है, चाहे वो चिकनकारी हो, जरदोजी हो, मीनाकारी हो या फुलकारी हो। तो इनमें से जो रंगीन तामचीनी वाले आभूषण होते हैं, उन आभूषणों में खांचों पर एक लेप उत्कीर्ण किया जाता है। तो इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? जो आभूषणों पर खांचे बनाए जाते हैं, उन पर लेपन की जो प्रक्रिया है उसको क्या कहते हैं? तो इसको मीनाकारी कहा जाता है। मीनाकारी जो है ये इस प्रकार की प्रक्रिया होती है। बात करेंगे यहाँ पर दिए हुए ऑप्शंस में चिकनकारी की या फिर जरदोजी की। तो जो चिकनकारी होती है ये कपड़ों पे होती है, और ये लखनऊ क्षेत्र में ज्यादातर प्रसिद्ध है। चिकनकारी जो है ये लखनऊ की एक प्रसिद्ध शैली है, इसमें कढ़ाई और कशीदाकारी की जाती है। जरदोजी जो है ये भी कढ़ाई का ही एक हिस्सा है। मीनाकारी इस क्वेश्चन का आंसर है। और बात करेंगे फुलकारी का, तो फुलकारी भी एक प्रकार की कढ़ाई ही होती जो कि चुनरी या फिर जो ओढ़ने वाली शॉल होती है उस पे ये किया जाता है। तो फुलकारी जो है किया जाता है, और इसमें जो फुल है और कारी इसका जो अर्थ है वो फूलों की कलाकारी है। तो फूलों की जो कलाकारी की जाती है उस पर चुनरी पर या फिर जो ओढ़ने वाली शॉल होती है उस पे जो किया जाता है उसको फुलकारी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तीर्थ यात्रियों के राजकुमार के रूप में प्रतिष्ठित ह्वेनसांग ने किस सम्राट के शासनकाल के दौरान भारत का दौरा किया था? सिंपल सा क्वेश्चन है कि ह्वेनसांग किस सम्राट के शासनकाल में भारत आया था? तो इसका जो सही आंसर है वो है हर्ष। हर्षवर्धन के समय में जो है तीर्थ यात्रियों के राजकुमार ह्वेनसांग भारत आए थे। नेक्स्ट है, ल्यूसीफर किस ग्रह का दूसरा नाम है? क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, लेकिन अगर ल्यूसीफर का मीन्स पता है तो ये बहुत ही सिंपल है, अदरवाइज ये बहुत ही टफ क्वेश्चन बन जाता है। ल्यूसीफर का मतलब होता है भोर का तारा। तो भोर का तारा किस ग्रह को कहा जाता है? तो यहाँ पर क्वेश्चन बिल्कुल ही इजी बन जाता है। तो ल्यूसीफर का मतलब होता है भोर का तारा, और भोर का तारा जो है शुक्र को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा शहर यांगची नदी के मुहाने पर स्थित है? ये स्टैटिक क्वेश्चन है कि नदियों के किनारे जो शहर बसे होते हैं उससे उठाया हुआ क्वेश्चन है यहाँ पर। तो कौन सा शहर जो है यांगची नदी के मुहाने पर स्थित है? और अभी पिछले जो 2 एग्जाम्स एसएससी के हुए हैं उसमें ये चीज देखने में आई है कि पड़ोसी देशों से क्वेश्चंस काफी संख्या में पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर ये चाइना से संबंधित क्वेश्चन है। तो चाइना का जो शंघाई शहर है वो यांगची नदी के मुहाने पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किरीबात। ये भी पड़ोसी देश से संबंधित क्वेश्चन है कि किरीबात जो कि एक चावल का व्यंजन होता है, और ये नारियल के जो दूध होता है उसमें चावल को पका करके एक डेजर्ट, ये स्वीट है जो कि श्रीलंका का बहुत ही महत्वपूर्ण डेजर्ट है। और पड़ोसी देशों से पूछा हुआ ये इस एग्जाम्स का दूसरा क्वेश्चन है। जो शिफ्ट है इसमें दूसरा क्वेश्चन पूछा गया जो कि पड़ोसी देश से संबंधित है। तो अपने देश की जीके के साथ साथ पड़ोसी देश की जीके पर ही फोकस करना, चूंकि जो टीसीएस का पैटर्न है वो पड़ोसी देशों से भी क्वेश्चन उन्होंने काफी संख्या में पूछे हैं। फिर से क्वेश्चन आ गया है कि श्रीलंका का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? आपको बताना है यहाँ पर श्रीलंका शहर के कुछ नाम दिए हुए हैं। तो कौन सबसे बड़ा शहर है? तो सबसे बड़ा जो शहर है वो है कोलंबो। कोलंबो श्रीलंका का सबसे बड़ा शहर है। नेक्स्ट है, नवंबर 2018 में भूटान के प्रधानमंत्री कौन बने? तो भूटान के प्रधानमंत्री इनमें से कौन जो थे वो नवंबर 2018 में बने? तो इसका जो सही आंसर है वो है ल्योनचेन लोटे त्सेरिंग। ये नवंबर 2018 में भूटान के प्रधानमंत्री बने थे। अब इस क्वेश्चन को चाहे जब वो बने थे तब से पूछ लें या फिर
प्रेजेंट में कौन है, वो भी उस तरीके से भी क्वेश्चन को पूछा जा सकता है। तो क्वेश्चन को पूछने का थोड़ा सा तरीका डिफरेंस है। यहाँ पर ये लगेगा कि बहुत ही पुराना क्वेश्चन है, लेकिन चूंकि वही करंट में है तो उनका जो नियुक्ति हुई थी या वो कब बने थे, उनका इलेक्शन कब हुआ था, उससे भी क्वेश्चन को उठाया जा सकता है। तो क्वेश्चन को किस तरीके से पूछना है, ये भी एक अपने आप में एक कला होती है और इसको पहचानना भी अपने आप में एक कला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाकिस्तान में स्थित विश्व का सबसे अधिक ऊंचाई वाला पोलो मैदान कौन सा है? तो यहाँ पर भी पड़ोसी देश से संबंधित क्वेश्चन है और काफी संख्या में क्वेश्चन पड़ोसी देश से पूछे गए हैं। तो विश्व का सबसे ऊंचाई वाला जो पोलो मैदान है ये पाकिस्तान में स्थित है। और ये कहाँ पर स्थित है या इसका नाम जो है क्या है, तो ये है संटूर। संटूर मैदान जो है ये पाकिस्तान में स्थित है और सबसे अधिक ऊंचाई वाला पोलो मैदान है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा देश सार्क संगठन का सदस्य नहीं है? जो सार्क संगठन है उनमें से कौन कौन सदस्य हैं और कौन कौन नहीं है? तो सार्क जो है उसके अंतर्गत चाइना नहीं आता। ये सिंपल सा क्वेश्चन है, जिनको सार्क देशों के बारे में जानकारी होगी तो ये पता है कि सार्क के अंतर्गत चीन नहीं आता है, क्योंकि ये साउथ जो एशिया है उसके अंतर्गत आने वाले जो सदस्य हैं वो सभी हैं, तो चीन इसके अंतर्गत नहीं आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अक्टूबर 2019 में भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई के सचिव के रूप में किसको नियुक्त किया गया था? तो अक्टूबर 2019 में जो बीसीसीआई का सचिव नियुक्त किया गया था वो इनमें से कौन है? तो इसका सही आंसर है वो है जय शाह। जय शाह को बीसीसीआई का सचिव 2019 अक्टूबर में नियुक्त किया गया था और सौरव गांगुली जो है वो बीसीसीआई के अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतरराष्ट्रीय शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन, जो कि अंतरराष्ट्रीय शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन है, उसमें ब्लू क्रॉस प्राप्त करने वाले जो पहले भारतीय थे वो कौन थे? तो ऑप्शंस यहाँ पर दिए हुए हैं, सभी शूटिंग से ही संबंधित हैं, लेकिन किसको ब्लू क्रॉस मिला था ये आपको बताना, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो ब्लू क्रॉस जो है वो अभिनव बिंद्रा को मिला था और अभिनव बिंद्रा जो है वो ओलंपिक पदक विजेता भी हैं। तो अभिनव बिंद्रा को आईएसएसएफ का ब्लू क्रॉस मिला हुआ था। नेक्स्ट है, दिसंबर 2019 तक भारत का सबसे बड़ा कच्चा तेल का आपूर्तिकर्ता कौन सा देश था? इराक, यूएसए, सऊदी अरब या फिर ईरान? तो बात यहाँ पर दिसंबर 2019 तक की हो रही है, तो दिसंबर 2019 तक भारत का जो सबसे बड़ा कच्चा तेल का आपूर्तिकर्ता था वो था इराक। नेक्स्ट है, तो इस तरीके से 25 क्वेश्चन समाप्त होते हैं। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए, जिससे नेक्स्ट वीडियो हमारा, क्योंकि ये सीरीज बहुत ही लंबी चलनी है, अभी हम 2019 की चर्चा करेंगे, उसके 2018 की चर्चा करेंगे, पूरी तरह में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए सभी विस्तृत रूप से हम आपको बताएंगे। तो इस सीरीज के साथ जुड़े रहिए और वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।